सब कैसे हो। मेरे चैनल अंजू फुलेरा पर आपका स्वागत है। आज का रूटीन वर्क हम जानेंगे और जितना रूटीन वर्क हमने कल फॉलो किया था उसको भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितना रूटीन वर्क अपना फॉलो किया है और कितनी कमियां रही हैं। अगर कमियां रही हैं तो आप उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। रूटीन वर्क टाइम से सोना व उठना, उठते ही गर्म पानी पीना, रोजाना एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट व पॉजिटिव रहना, अपने दिन का टाइम टेबल बनाना, अगले दिन वर्क प्लान बनाना, डिमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर रहना, रात को सोने से पहले पूरे दिन किए हुए वर्क का एनालिसिस करना, हेल्दी डाइट लेना, खुद का टाइम टेबल बनाना, अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना, हर रोज़ कोई ना कोई किताब पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, ऐसा ही लोगों की हेल्प करना व एक अच्छा समाज बनाने में अपना योगदान देना, रक्तदान करना। क्या आप ये चीज़ें दान करते हैं या कर सकते हैं और समाज को आगे ले जाने में अपना और सुधारने में कितना योगदान दे रही हैं? रक्तदान, अन्नदान, शरीर दान। तो कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए क्या क्या दान करते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे यूएस इंडिया ट्रेड में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। भारत का आयात अरब डॉलर में इतना रहा 52.2 सर्विसेज के अंदर, 1.6 ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर और 2.2% मशीनरी के अंदर, 2.9 एयरक्राफ्ट के अंदर, 6.7 खनिज ईंधन, 7.9 कीमती धातु व स्टोन। जैसा कि आप जानते हो अभी अमेरिका ने भारत के ऊपर लगभग 50% टैरिफ बढ़ा दिया है और सारा मिलकर लगभग 52.9% हो गया है। तो उसको देखते हुए भारत अमेरिका से इतना आयात व निर्यात करता है। अब भारत का निर्यात अरब डॉलर में है, वो 29.6 सर्विसेज के अंदर है, 2.8 वाहन के अंदर, 3.2 खनिज ईंधन के अंदर, 3.3 मशीनरी, 3.6 फार्मा के अंदर, 11% कीमती धातुएं और अन्य स्तर की हैं। तो कृषि क्षेत्र में भारत ने अमेरिका को मसाले, चावल, एक्सेसरीज, ऑयल प्रोडक्ट, फलों और सब्जियों का निर्यात हुआ। कृषि आधारित जो प्रोडक्ट होते हैं वो और प्रसंस्करण संबंधित जो उत्पादन होते हैं वो अमेरिका को निर्यात करता है। सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देश जो अभी अमेरिका ने जो लगाया है वो ब्राज़ील और भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लगाया है। तो भारत के ऊपर जो टैरिफ है उन्होंने 25% अभी बढ़ाया, जो 27-28 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले उन्होंने 25% और बढ़ाया था 1 अगस्त को। उससे पहले 2.9% लगभग भारत के ऊपर टैरिफ था। तो सारा मिलाकर लगभग टोटल जो टैरिफ हुआ है वो अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर 52.9% हुआ है। इसके बाद उन्होंने ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाया है और उसके ऊपर टैरिफ लगाने का जो मेन कारण है वो है कि वहाँ की जो सरकार है बोल्सोनारो, वो जेल के अंदर है। तो उनको रिहा करवाने के लिए वहाँ पे राजनीतिक कूटनीति की भावना से उन्होंने उनके ऊपर इतना % टैरिफ लगाया। इसके बाद उन्होंने सीरिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया वो 41% है। लाओस के ऊपर 40% है। भारत के ऊपर टैरिफ उन्होंने जो लगाया, हम रशिया से काफ़ी मात्रा में क्रूड ऑयल या अन्य चीज़ों का जो व्यापार कर रहे हैं, तो अमेरिका को लगता है कि हम यूक्रेन के युद्ध में उनकी हेल्प कर रहे हैं रशिया की। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे भारत पे कूटनीतिक दबाव डालने के लिए और अपने इस व्यापार का जो ये मोड है इसको अमेरिका की तरफ डाइवर्ट करने के लिए, ताकि रशिया से जो व्यापार कर रहा है भारत अमेरिका से व्यापार करने लग जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने भारत के ऊपर इतना टैरिफें लगाया है। लाओस के ऊपर उन्होंने 40%, म्यांमार के ऊपर 40%, स्विट्जरलैंड के ऊपर 39%, इराक के ऊपर उन्होंने 35% टैक्स लगाया है, सर्बिया के ऊपर 35%, अल्जीरिया के ऊपर 30%, बॉस्निया और हर्जेगोविना के अंदर उन्होंने 30%, लीबिया के अंदर 30% लगाया है। भारत फिलहाल हाई टैरिफ मामले में 13वें नंबर पर है। 27 अगस्त से भारत 50% टैरिफ के साथ सबसे ज़्यादा टैरिफ वाला देश बन जाएगा। यूएस इंडिया ट्रेड में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, नीचे इसको पढ़ सकते हैं। भारत और अमेरिका की जो रिश्तों की कहानी है 2007 से आम के लिए मोटरसाइकिल। 2006 के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत के दौरे पर आए थे। 2008 में न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेशन ने भारत को परमाणु व्यापार की अनुमति दी। फिर मुंबई पर हमला, अमेरिका ने जांच के लिए FBI और फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजे। उससे पहले भारत के ऊपर जो हमले होते थे वो अमेरिका उनको आतंकवादी हमले नहीं मानते थे, लेकिन वहाँ के जो ट्रेडमार्क के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद अमेरिका तो आतंकवाद मानने लगा और वो आतंकवाद के खिलाफ एक सुनिश्चित कार्रवाई करने लगा और जहाँ भी जो टेररिज्म ग्रुप हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने लगा, क्योंकि जब खुद के घर में पड़ती तब पता चलता है कि आतंकवाद की दंश से झेलना क्या होता है। तो अमेरिका और मैक्सिको में
सबसे ज़्यादा आज व्यापार होता है। अमेरिका और मैक्सिको में लगभग 67.2 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। अमेरिका से मैक्सिको को जो निर्यात होता है वो 27.2 है। अमेरिका से मैक्सिको को जो आयात होता है वो 40 है। व्यापार से अमेरिका को नुकसान है वो 12.8 ट्रिलियन डॉलर लगभग है। आंकड़े साल 2023 के हैं ये। भारत अमेरिका का व्यापार, और भारत और अमेरिका का व्यापार है ये आपको 2004 की यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर की रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत और अमेरिका का जो व्यापार होता है, अमेरिका से भारत को निर्यात होता है वो 3.46 लाख करोड़ होता है, और भारत से अमेरिका को जो निर्यात होता है वो 7.35 लाख करोड़ डॉलर है। निर्यात हम करते हैं वो चीज़ें हैं कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे। इसके अलावा कृषि से रिलेटेड होता है, मशीनरीज होते हैं, ये सामान हम उसको क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। या समुद्री जो फूड होता है वो भी हम उसको निर्यात करते हैं। जबकि निर्यात के अंदर फार्मास्यूटिकल चीज़ें भी आती हैं, टेलीकॉम डिवाइस भी आती हैं, ज्वेलरी आती हैं, पेट्रोलियम, कपड़े, ये सब चीज़ें हम अमेरिका को निर्यात करते हैं। अब हम एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करनी है, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, उनमें रंग हमी को भरने हैं। कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। तो लकीरें मैटर नहीं करती, हमारे कर्म मैटर करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, और भविष्य के अंदर हम कौन सा काम करेंगे, या फिर कहाँ किस सक्सेस तक हम पहुँचेंगे, क्या अचीवमेंट करेंगे, ये सब हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। तो अमेरिका और भारत का जो व्यापार समझौता अभी हाल ही में चल रहा है, जैसा कि आप जानते हो कि अभी अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि यूपीएससी से रिलेटेड ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है हर साल। तो वर्तमान जो स्थिति है, भारत और अमेरिका व्यापार समझौता 2025 चल रहा है। बातचीत की जो स्थिति है वो मार्च 2025 में वार्ता शुरू हुई। अब तक कुल 5 दौरे हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम दौरा 14 से 18 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वार्ता का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक ले जाना है। मिशन 500 है। हालांकि सितंबर अक्टूबर 2025 तक समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें अब भी गतिरोध बना हुआ है। मुख्य जो बाधाएं होती हैं वो कृषि और डेयरी क्षेत्र में भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, जिससे अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में बाजार खोलना मुश्किल हो गया है। ऊर्जा सुरक्षा और रूसी तेल खरीद पर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। इससे व्यापार समझौता अटकने का एक नया प्रयास किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हो, अमेरिका हर देश के ऊपर कोई ना कोई टैरिफ लगाकर या फिर अपनी तरफ व्यापार को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ईरान के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारे सेंसस लगाए हैं, भारत के ऊपर भी काफ़ी सारे सेंसस लगाए हैं। 1 अगस्त 2025 से पहले 25% उन्होंने टैरिफ लगाया था। उसके बाद उन्होंने 27 जुलाई और फिर 6-7 अगस्त 2025 में कुल 50% टैरिफ सीमा शुल्क यानी 25% आधार और 25% रूसी तेल पर लागू किए हैं। इससे कपड़ा, रत्न, समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों में भारी प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका द्वारा भारत को अन्यायपूर्ण टैरिफ की आलोचना की गई है। भारत ने इसे अतर्कसंगत और निष्पक्ष बताते हुए विरोध जताया है इसका। अब हम जानेंगे कि यूपीएससी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, या फिर इसकी जो अब अन्य चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चन से यूपीएससी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये प्री और मेन में आप क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वहाँ पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर आप दे सकते हैं। ऑपरेशन महादेव का सार और दृष्टिकोण प्रस्तुत। यूपीएससी के लिए समसामयिक दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक भी है। तो परिचय ऑपरेशन महादेव क्या है? ऑपरेशन महादेव एक संयुक्त आतंकरोधी अभियान था जिसे जम्मू कश्मीर लिडवासहाउन वन क्षेत्र में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन का मकसद 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या की थी। जैसे कि आप जानते हो कि 26 पर्यटकों की पहलगांव में 22 अप्रैल को हत्या हुई थी। धर्म के नाम पे धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई थी, जिससे पूरे देश में बहुत बड़ा रोष भी फैला था, और जिसे भारत और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। वहाँ का आपस में लड़ाई भी हुई थी। इसमें काफ़ी सारे लोग भी हुए थे। वहाँ के लगभग 26 स्थानों को एक साथ भारत ने अपने रक्षा सहयोग से ख़त्म किया था, और आतंकियों के ठिकाने को भी वहाँ तहस नहस किया था। मास्टरमाइंड और अन्य दोषियों को खात्मा करना था। जो इस हमले को अंजाम दिया था, उनका खात्मा भारत ने किया था। रोजगार और घटनाक्रम। सैन्य और खुफिया तंत्र द्वारा पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, हाशिम मूसा
अबू हमजा, फैसल और यासिर जिब्रान नाम से प्रसिद्ध है की पहचान हुई। उन पर 220 लाख का इनाम था। 14 दिन की खुफिया और तकनीकी निगरानी के बाद ऑपरेशन को सक्रिय किया गया। इसमें ड्रोन, सैटेलाइट, मिग और स्थानीय इनपुट शामिल थे। 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 PARA, CRPF, JK पुलिस ने मिलकर 28 जुलाई 2025 को करीब सुबह 11:30 बजे मुठभेड़ शुरू की। लगभग 1 घंटे की गोलीबारी और ड्रोन विजुअल की पुष्टि के बाद सभी 3 आतंकियों को मार गिराया। हथियार में AK-47 और MA कार्बाइन सहित बरामद वस्तुओं ने पुष्टि कर दी कि वही आतंकवादी थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। इसके प्रतीकात्मक और कोड का नाम क्या था, आइए हम जानते हैं। महादेव का नाम महादेव पीक से प्रेरित था। एक सामरिक और धार्मिक स्थल है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के विरुद्ध न्याय का महादेव जैसा संदेश था, क्योंकि शिव कल्याणकारी और सह संस्था के देवता हैं। राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस अभियान की सफलता की पुष्टि की और कहा कि यह आतंकवादी और उनके समर्थकों को स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कठोर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। विशेषकर स्थानीय नेताओं ने इसे जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक कदम माना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहलगाम हमले के पीछे खड़े आतंकी समूह की और धार्मिक सक्रियता से आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब जानेंगे हम UPSC के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स के अंदर ऑपरेशन महादेव किस घटना का जवाब था? पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को। ऑपरेशन महादेव को कौन सी सुरक्षा एजेंसी शामिल थी? भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस। इसमें मार गिराए गए आतंकवादी कौन से? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स या मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। सुलेमान शाह, अफलान और जिब्रान। ऑपरेशन महादेव का कोड का नाम सार्वजनिक किसने प्रेरित किया था? महादेव पीक। मेंस और मेंस में आने वाले जो क्वेश्चन है वो हम अब जानेंगे। सामरिक प्रभाव द्वारा अभियान में आतंकी नेटवर्क को कितना क्षति पहुंचाई थी? राजनीतिक संदेश। इस ऑपरेशन द्वारा सरकार ने आतंकवादियों को किस प्रकार से संदेश देने का प्रयास किया? तकनीकी भूमिका। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी का अभियान में क्या महत्व रहा? अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अमेरिका की प्रतिक्रिया ने द्विपक्षीय सुरक्षा रणनीति पर क्या असर डाला है? अब हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आप ये दोस्तों पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अब जानेंगे हम महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं और UPSC के अंदर इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो समाज और संविधान शासन व्यवस्था ऐसे में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति, अनुच्छेद 16 समान अवसर नौकरी और पदों में, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है। वुमेन ट्रैफिक होती है या जबरन कहीं भी काम करवाया जाता है महिलाओं से या फिर उनके पैसे नहीं दिए जाते, तो इससे रिलेटेड ये अनुच्छेद काम करता है। अनुच्छेद 39D है, समान काम के लिए समान वेतन देता है। जैसा कि आप जानते हैं पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है जबकि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है काफ़ी सारी जॉब्स के अंदर। तो ये अनुच्छेद आपको समान काम के लिए समान वेतन दिलाता है सभी को। अनुच्छेद 42 के अंदर प्रस्तुति अवकाश और मातृत्व सुरक्षा। कोई भी महिला या फिर जॉब में है तो उसको प्रस्तुति अवकाश मिलता है और मातृत्व सुरक्षा भी मिलती है, जैसे कि वहाँ पे कैच होते हैं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों या अन्य जॉब वाले स्थानों पर। अनुच्छेद 51A होता है ई, इसका सब क्लॉज ई महिलाओं की गरिमा के प्रति सम्मान नागरिक का मूल करते हुए। कानूनी अधिकार भी पहले घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंदर आया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंदर आया गया था। समान परिश्रम अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 संशोधित इसमें 2017 में हुआ था। 26 हफ्ते का अवकाश इसमें मिल सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के अंदर बेटियों को समान पैतृक संपत्ति का अधिकार ये कानून दिलाता है। महत्वपूर्ण योजनाएं और पहले हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में शुरुआत किया गया था। महिला शक्ति केंद्र योजना
सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन व महिला स्वास्थ्य मिशन शक्ति 2021, सुरक्षा और सशक्तिकरण अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो वो CEDAW द्वारा 1979 के अंदर भारत सदस्य बना था। इसका बीजिंग घोषणा 1995 के अंदर लैंगिक समानता पर वैश्विक संकल्प SDG गोल जेंडर इक्वलिटी 5 है। तो ये SDG गोल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको किसी भी द्वार पर PDF निकाल के चिपका सकते हैं और इनको हर रोज रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये UPSC में आने वाले जो क्वेश्चन हैं प्री और मेन के अंदर जो आप इनकी PDF निकाल सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनका आंसर दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में वुमेन्स राइट्स के बारे में, क्या क्या वुमेन राइट्स हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं या क्या क्या उनकी प्रॉब्लम, क्या क्या चुनौतियां हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों और सरकार की योजनाओं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, चर्चा कीजिए। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का भारत की आर्थिक प्रगति में क्या योगदान है। संसद भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च स्थान है, लेकिन हाल के वर्षों में किस तरह में कम समय चलना, बार बार हंगामा, विधेयकों का बिना चर्चा पारित होना, जवाबदेही की कमी जैसी समस्याओं सदन की कार्य कुशलता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसके अलावा वहाँ पे बेवजह का हंगामा करना या फिर वॉकआउट करना, विपक्ष के सांसदों द्वारा हल्ला करना या फिर किसी भी विधेयक या कानून को पारित न होने देना, अपने संकीर्ण मानसिकता या लालच की वजह से अनेक जो जनहितैषी जो विधेयक होते हैं उनका विरोध करना, यह स्थिति जनता में निराशा का भाव उत्पन्न करती है, क्योंकि संसद का मूल उद्देश्य बहस, जवाबदेही और विधि निर्माण है। तो इससे रिलेटेड जो UPSC के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये प्री मेन के अंदर आने वाले क्वेश्चन नंबर 1, हाल के वर्षों में संसद की कार्य कुशलता और जनता की अपेक्षाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, कारण बताइए और सुधार बताइए, सुझाइए। विधेयकों का जल्दबाजी में पारित होना संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक विवर्स दोनों को कमजोर करता, टिप्पणी कीजिए। संसदीय समितियां संसद की निराशा को दूर करने का एक प्रभावी साधन हो सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। बार बार होने वाले हंगामों और संसद के घटते कार्य दिवसों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार हैं। निराश करती संसद और उम्मीदें जगाती लोकतांत्रिक जनता, आलोचनात्मक निबंध लिखिए इसके ऊपर आप। संसद की कार्य कुशलता ही लोकतंत्र की सफलता है, आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। तो मॉडल प्रिंट्स ऑफ आंसर हैं, इसके जो सुधार की दिशा में क्या क्या कार्य हैं या करने चाहिए। तो सत्रों की अवधि बढ़ाना, अगर 70 लंबे होंगे तो डिस्कशन भी अच्छा होगा और कार्य भी अच्छा हो सकेगा। विधेयकों को स्थायी समितियों को भेजना अनिवार्य करना, कुछ विधेयक होते हैं स्थायी समितियों को नहीं भेजा जाता है, कुछ भेजे जाते हैं। इस पर डिस्कस होना चाहिए, पक्ष विपक्ष सभी के द्वारा इस पर डिस्कशन होगा तो वहाँ पे मतलब माहौल खराब होने की संभावना कम रहेगी। प्रश्नकाल और शून्यकाल को बाधा रहित चलाना, प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है, इसमें हंगामा कम करना, वॉकआउट कम करना, बेवजह की नारेबाजी कम करना, ये सब होना चाहिए। सांसदों की अनुपस्थिति और हंगामे पर दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी सांसद जो भी अमानवीय व्यवहार करते हैं वह अमर्यादित वहाँ पे जो बिहेवियर होता है उनका, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके ऊपर अगर काफ़ी सारे सांसद होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, वहाँ पे कार्य में इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी जनता आकांक्षाओं इच्छाओं की अवहेलना करते हैं और अपने जो विधानसभा क्षेत्र या सदनीय क्षेत्र होता है उसकी गरिमा का हनन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। तो अभी सरकार एक कानून भी लेके आई है, अगर 30 दिन वहाँ पे आप अनुपस्थित हैं तो वहाँ पे क्या होती है, उसके खिलाफ एक्शन होता है। तकनीकी का प्रयोग, ई पार्लियामेंट भी होनी चाहिए। जनता से स्वाद बढ़ाना, जैसे UK में पब्लिक कंसल्टेशन ऑन बिल्स है। भारत में संसद की मौजूदा स्थिति क्या है, सत्रों की संख्या घटती है, तो सत्र बहुत कम दिन तक चलाए जाते हैं। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में संसद में साल में औसतन 120 से 140 दिन तक संसद चलती थी, आज बहुत कम चलती है, इसका टाइम भी काफ़ी घट गया। इसके अलावा जितने दिन भी चलते हैं उस हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, अभी यह घटकर 60 से 70 दिन रही है। तुलना करें तो ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की संसदें साल में 150 से 180 दिन तक चलती हैं, हंगामा और बाधा के शिकार होती हैं। संसद का बड़ा हिस्सा हंगामे, वॉकआउट और नारेबाजी के निकट आ जाता है, कई बार पूरा प्रश्नकाल बाधित हो जाता है। 2023-25 के सत्रों के कई महत्वपूर्ण बिना चर्चा के पारित हुए थे। कार्यपालिका का जो प्रभुत्व होता है, संसद का असली कार्य कार्यपालिका को जवाबदेह बनाता है, लेकिन आज अक्सर संसद केवल गवर्नमेंट बिजनेस से पास करने के
का मंच मानी जाती हैं। जनप्रतिनिधि की भूमिका पर प्रश्न, सांसदों की अनुपस्थिति, कम सहभागिता और हंगामा करने की प्रवृत्ति से जनता में निराशा पैदा होती है। विधायी गुणवत्ता पर उसकी व्यक्तिगत भागीदारी कम दिखती है। संसद की स्थिति के परिणाम है लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर हो रहा है। नीतिगत गलतियों की जांच और रोकथाम नहीं हो पाती है, जिससे गलत कानून पास हो जाते हैं और जनता की इच्छा आकांक्षाओं का हनन होता है। यहाँ पे अपराधियों के पक्ष में ये कानून पास हो जाते हैं। जनता का संसद पर भरोसा घटता है। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित होकर रह सकता है। अब हम सुधार के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या कर सकते हैं। संसद के कार्य दिवस बढ़ाए जाए, जैसे राष्ट्रीय आयोग ने सुझाया था। न्यूनतम 120 दिन और लोकसभा और 100 दिन राज्यसभा में होना चाहिए। सभी विधेयक स्थायी समितियों को भेजे जाए ताकि गहन अध्ययन हो सके। हंगामा रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई हो। वेतन भत्ते में कटौती होनी चाहिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल को अनिवार्य और बाधा रहित किया जाना चाहिए। ई पार्लियामेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए पारदर्शिता और ट्रैकिंग के लिए। सांसदों के लिए प्रशिक्षण, ताकि वे नीति, अर्थव्यवस्था, कानून आदि पर बेहतर चर्चा कर सकें। अब आप यूपीएससी के दृष्टिकोण से आने वाले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपने टकटकी लगाकर न्यूज़ को सुनी होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब वुमेन्स के बारे में, अब सीएम के बारे में पढ़ेंगे। सीएम जो भारत के अंदर खेती-बाड़ी में संबंधित ये महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आप खेती-बाड़ी इसमें इससे संबंधित अन्य बातें शामिल, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटर शेड विकास, भूमि सुधार है, गरीबी हटाओ, पशुपालन, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोक नियंत्रित तंत्र। भारत में न संसदीय लोकतंत्र है और न ही लोकतांत्रिक संसद और न ही राजनीतिक दलों में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र के मरणासन लाश को यह मजबूत लोकतंत्र की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रही हैं। भारत की जो संसद होता है वो 79 अनुच्छेद होता है। लोकसभा होती है अनुच्छेद 81 के अनुसार, और जो राज्यसभा होता है 80। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। राज्यपाल उच्च सदन का सभापति होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। भारत में संविधान की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब हम जानेंगे आज 29 अगस्त को कौन सा दिवस है। तो इस दिन कर्मी मुक्ति हेतु दिवस